हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज चैप्टर का विभाग चैप्टर 14 केदारनाथ अग्रवाल पढ़ेंगे, जिनका है चंद्रगहना से लौटती बेर कविता। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखिए आप। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील है, मतलब वो वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन, तत्कालीन यानी उस समय का, जिस समय ये थे उस समय का साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, ये सब इनकी रचनाओं के नाम है। आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार, प्यार की थापे और कहे, केदार खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियां। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे आप कि ये पुरस्कार उन्हें मिले। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी यानी आगे बढ़ाने वाली धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, मतलब आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने वाली रचनाएं की है। जन सामान्य का संघर्ष, मतलब एक आम व्यक्ति के जीवन का जो संघर्ष है, और प्रकृति सौंदर्य यानी प्राकृतिक सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य रहा है, मतलब मुख्य हिस्सा रहा है। इनकी कविताओं में विशेषकर प्रकृति से संबंधित या जन सामान्य, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन के संघर्ष के बारे में ही मिलता है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ, यानी इन्होंने प्रकृति का भी अपनी कविता में वास्तविक चित्रण किया है, कोई भी बनावटी नहीं है। जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, इन्होंने अपनी कविता में मतलब बड़े ही सीधे सरल शब्दों का प्रयोग किया है। ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला, मतलब पुरानी कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन, मतलब दैनिक जीवन, अपने खुलेपन और उमंग के साथ बुंदेलखंडी, ये लोगों के बारे में, बुंदेलखंड में रहने वाले लोग बुंदेलखंडी जो समाज है, उनका दैनिक जीवन, मतलब जो रोज का उनकी दिनचर्या है, वो अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनकी काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं, मतलब लोक भाषा यानी लोगों की सामान्य भाषा के आसपास ही प्राप्त पाते हैं, और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब ग्रामीण जीवन का जो परिवेश होता है, ग्रामीण शब्दों का या ग्रामीण लोगों की जो दिनचर्या होती है, उनके आसपास ही इस कविता में जो प्रतिबिंब उभर कर आ रहे हैं, उन्हें आत्मीयता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी काव्य में। अब देखिए इस कविता का सार संक्षेप। प्रस्तुत जो ये कविता है वो कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग, मतलब प्रेम। इस कविता में कवि का जो है वो प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त हुआ है। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। चंद्रगहना यहाँ पर एक गांव का नाम है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मकता, कल्पना, मतलब सृजनात्मकता यानी कुछ नया करने की कल्पना की अभिव्यक्ति है, जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य दिखती है, और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। मतलब कहने का मतलब इस पूरी कविता में जो है वो प्रकृति सौंदर्य अद्वितीय है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है और उसके पास प्रकृति को निहारने का, मतलब उसको देखते रहने का काफी समय है। वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरें उठ रही है। पास ही चने के नन्हे पौधे हैं जिनके सिर पर गुलाबी फल है। ये सब उस चंद्रगहना नामक गांव में खेत पर हो रहा है।
वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं, मतलब वे फूल और वो खेत दूल्हे की तरह सजे हुए हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी होगा। अलसी, अलसी का जो पौधा होता है, अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रत्येक प्रेम निवेदन कर रही है। सरसों ने जैसे अपने हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर शादी जैसा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। पत्थर जैसे पानी पी रहे हैं। सूरज की किरणों का प्रतिबिंब चांदी के गोल खंबे जैसा लग रहा है। तालाब में कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है, कहीं काले माथे वाली चिड़िया झपट्टा मारकर मछली को अपनी चोंच में दबाती है और आकाश में उड़ जाती है। कहीं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली है, जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ खड़े हैं। ये रीवा उधर ही आता है, बुंदेलखंड के उधर। इस निर्जन पहाड़ी पर तोते का टें टें स्वर और सारस का टिरंटो टिरंटो स्वर मन को अच्छा लगता है। कभी चाहता है कि इन पक्षियों के साथ वह भी आकाश में उड़ जाए। मतलब ये पूरा सौंदर्य उसको चंद्र गहना नामक गांव में देखने को मिला, जो वो उसे वहीं बैठकर एक जीते जागते मनुष्य की तरह प्रस्तुत कर रहा है। तो इस पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग या मानवीकरण के प्रयोग से कवि ने इस दृश्य को और अत्यधिक भावपूर्ण बना दिया है। ये इस कविता का सार है। आप इस कविता का, पूरी कविता का एक ही साथ सार संक्षेप लिख दीजिए। तो एक ही बार संदर्भ लिख लेना और एक ही बार प्रसंग। तो संदर्भ तो इसका यही होगा कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज काव्यखंड चैप्टर 14 केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्र गहना से लौटती बेर कविता है ये। और इसमें कवि ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को मानवीकरण के प्रयोग से भावपूर्ण बना दिया है। ये इसका प्रसंग रहेगा। एक ही बार प्रसंग और एक ही बार संदर्भ लिखना है, बाकी पूरी कविता का आप सार लिखेंगे। तब देखिए, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। बीते यानी एक हाथ के पंजे को अपन ऐसे नापते ना, अंगूठे से अंगुली के सिरे तक, एक बेत। यह हरा ठिगना चना, ठिगना यानी छोटा, बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा यानी साफा, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। मुरेठा यानी साफा। तो देखिए, कवि कह रहा है कि वह अपने गांव के प्राकृतिक दृश्यों को जी भरकर निहारने के लिए खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। मतलब ये चंद्र गहना कवि का खुद का गांव है और उस गांव के दृश्यों को एक टक देखने के लिए कवि खेत की मेड़ यानी खेत के जो आसपास किनारे होती है ना, बाउंड्री बनी होती है, उस पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे पौधे खड़े हैं, ठिंगने चने मतलब छोटे छोटे पौधे, हरे चने, ये जो अपन खाते हैं ना हरे चने। इसके ऊपरी भाग पर गुलाबी फूल ऐसे सज रहा है जैसे चने के सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। मतलब ये छोटे चने के पौधे खेत में खड़े हुए उग रहे हैं और उन पर गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो चने के सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा, मानो का प्रयोग हुआ है तो। और इस कविता में चंद्र गहना एक गांव का नाम है और कवि ने जो चने का पौधा है उसको सजे धजे दूल्हे के रूप में देखा है। आगे देखिए, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। तो यहाँ पर अलसी एक पौधा है और हटीली यानी जीती। तो कवि कहना चाहता है कि चने के पौधे में अलसी ने उग कर, मतलब चने के पौधों के बीच में अलसी के पौधे भी उग गए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो वो अपनी जिद से उगे हुए
है। उन्होंने वहां पर अपना अधिकार जमा लिया उन चने के पौधों के बीच में। वह शरीर से बहुत ही पतली है, वो अलसी के पौधे। उसका तना भी लचकदार है, मतलब जरा सा हाथ लगाते ही इधर उधर हिलता डुलता है। उसके ऊपरी भाग पर नीले रंग के फूल खिल रहे, मतलब अलसी के ऊपर वाले भाग पर ऐसा लगता है मानो अलसी अपनी भाषा में दर्शकों से यानी लोगों से कह रही है कि जो कोई मुझे प्यार से छुए उस पर मैं अपना प्यार भरा हृदय न्योछावर कर दूं। ये सब कवि की कल्पना है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला है, इसलिए वो हवा के झोंकों से इधर उधर लहरा रहा है। और यह मतलब इसलिए अलसी को हठीली कहा है। और कवि ने अलसी को एक अल्लड़ नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि उसका शरीर पतला है, वो लचीली है, अल्लड़ है, उसने नीले रंग के फूल धारण किए हुए और वह किसी भी प्रियतम पर न्योछावर करने को तैयार है। देखिए आगे। और सरसों की ने पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग माता गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे मतलब सरसों को यहाँ पे दुल्हन के रूप में यानी जवान कन्या के रूप में बताया है। और हाथ पीले करना एक मुहावरा भी है और फाग यानी होली के दिनों में गाया जाने वाला गीत। तो कवि कहता है कि सब जगह मतलब खेत में सब जगह सरसों के उगने से पीला रंग छाया हुआ है। उसके पीले फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कन्या के हाथ पीले कर दिए गए हो और वह सज धज कर विवाह मंडप में एक दुल्हन की तरह बैठ गई हो। मतलब खेतों में सरसों के पौधे जो उग रहे हैं उनके पीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रसन्नता के अवसर पर ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गाता हुआ आ गया हो। यहाँ पर सरसों को सयानी के पीछे दो कारण है। एक तो ये कि उसके पीले फूलों की शोभा सबोर फैल गई और दूसरा ये है कि फसल तैयार हो गई, मतलब पक गई है। तो एक का मतलब होता है जैसे शादी रचना और पीले फूल उगाना। ठीक है, अब आगे देखिए। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो देखिए विजन यानी सुनसान स्थान, विजन यानी सुनसान स्थान। कवि कहता है कि जो ये मंद मंद हवा है ये झूमती हुई सरसों प्रकृति के हृदय में भरे प्रेम और उल्लास को व्यक्त कर रही है। और नगरों में चहल पहल मतलब अनुराग अंचल, अंचल यानी नगरों में चहल पहल भीड़ भाड़ और शोर से भरे जीवन में कितना स्वार्थ है, पारस्परिक प्रेम की कमी है। उस नगर जीवन की तुलना में प्रकृति का यह प्रेम से परिपूर्ण शांत वातावरण मनुष्य के हृदय में प्रेम भाव और मधुर कल्पनाएं जगाने में अधिक समर्थ है। मतलब कवि खेतों में जो सरसे और चने अलसी की रंग बिरंगी फसलें खड़ी है, मानो मतलब शादी का वातावरण हो गया हो, ऐसा मतलब वहां पर महसूस हो रहा है, मतलब उन सबको देखकर। और अलसी प्रेम में आतुर नायिका के रूप में खड़ी है और जो प्रकृति का यह अंचल यानी प्रेमों से भरा प्रतीत हो रहा है ये गांव। और उसे लगता है कि चने का जो पौधा है वो दूल्हा है, सरसों वो दुल्हन है और अलसी जो है वो एक अल्लड़ नायिका है। इस तरह तीनों के प्रेम के आनंद में मग्न है ये प्रकृति का अंचल और प्रकृति का प्रेम। यहाँ पर कवि ने बहुत ही काल्पनिक और प्रेम और रमणीय चित्रण किया है। अब देखिए आगे इसे। दूर और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चमकाता,
हे कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बूझेगी। तो देखिए, पोखर यानी छोटा तालाब होता है। कवि कहता है कि एक छोटे तालाब के जल में, कवि वही उस चंद्रगहना गांव में ही वहां के सौंदर्य का ही वर्णन कर रहा है कि एक छोटे तालाब के जल में उठने वाली लहरों से जो घास में भी हलचल हो रही है और वह ऐसी हिल रही है जैसे वह भी जल के साथ लहरा रही। मतलब वो घास, छोटी सी घास, उस तालाब में जो पानी है उससे हलचल हो रही है तो वो घास भी हिल रही है और तालाब के पानी पर सूर्य की परछाई पड़ रही है जो आकार में लंबा और रंग में सफेद होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा हो। उस तालाब के अंदर सूर्य की परछाई ऐसी लग रही है। पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया रही है, मतलब चमक रही है। उस तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर रूपी पशु प्यासे हो और पोखर का पानी पीने आए हो। पोखर मतलब पोखर का पानी पीने आए हो। पोखर की लहरों के द्वारा निरंतर पानी पीते रहने पर भी इनकी प्यास बुझ नहीं रही है। न जाने ये कब पानी पीते रहेंगे। मतलब वो पत्थर एक पक्षी के जैसे लग रहे हैं, पशु के जैसे। उस तालाब में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पानी पीने आए हो। मतलब कवि मानवीकरण के आधार पर इसको जीवंत कर रहा है, इस कविता को। और जब सूर्य की किरणें जल से प्रतिबिंबित होकर सीधी आंखों में पड़ती है तब आंखें बरबस चौंधिया जाती है। इस पूरी कविता में मानवीकरण, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो देखिए यहाँ पर चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा किसको कहा गया है? तो सूर्य के अंदर जो तालाब के अंदर जो जल में उसकी सूर्य की परछाई पड़ रही है और उसे एक बड़ा सा चांदी का खंबा कहा गया है। और नील तल से यहाँ पे मतलब है तालाब में नीले रंग के आकाश की परछाई पड़ने से उस तालाब का पानी यानी उस तालाब का नीचे का हिस्सा नीले रंग का हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन मंचल, मीन यानी यहाँ पर मछली, ध्यान नींद्रा त्यागता है, नीचे ध्यान नींद्रा त्यागता है, चट कर चोंच में, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ पर मीन मछली है और ध्यान निद्रा मतलब एकदम ध्यान में रहना। चट यानी शीघ्र मतलब बहुत जल्दी से, और चटुल यानी फुर्तीली। ठीक है, तो देखिए कवि कहता है कि वहां पर जो ही बगुला जल में किसी चंचल मछली को सामने से तैर कर जाते देखता है, मतलब उस छोटे से तालाब में, तो वैसे ही वह अपनी ध्यान रूपी नींद्रा को त्याग कर मछली को फुर्ती से अपनी चोंच में दबाकर अपने गले में नीचे उतार लेता है। आपको पता है बगुला अपनी दो मतलब चालाकी से एक टांग पर खड़ा रहता है ताकि मछली आसपास आ जाए और जल्दी से वो उन्हें अपने मुंह में दबा लेता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, ये सब पानी के अंदर है, अपने सफेद पंखों की सहायता से, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया अपने सफेद पंखों की सहायता से उस तालाब में झपट्टा मारकर तालाब के जल पर गिरती है और पानी में तैरती हुई मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। मतलब ये सब उस तालाब में हो रहा है। जो वहां पर जो पक्षी है वो इस तरह से मतलब उन मछलियों को
पकड़ लेते हैं। वैसे तो देखो तालाब जो है, वो बगुला जो है वो तालाब में चुपचाप खड़ा रहता है, उसकी टांगे जल में डूबी हुई रहती है। देखने में वो ऐसा लगता है मानो वह कोई ऋषि मुनि ध्यान मग्न हो, किंतु जैसे ही उसे कोई मछली दिखाई देती है वो अपना ध्यान तोड़कर उस मछली पर झपट्टा मारता है और उसे अपने मुंह में उतार लेता है। अब देखिए आगे, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। स्वच्छंद यानी मुक्त, स्वतंत्र, आजाद। तो देखिए कवि जिस स्थान पर बैठा है, खेतों की मेड़ पर, कहाँ बैठा है वो? खेतों की मेड़ पर। वहां सामने रेल की पटरी भी है और कवि जानता है कि वहां से अभी किसी गाड़ी के गुजरने का समय नहीं है। वह वहां से जाने की जल्दी में नहीं है, मतलब कवि वहां से जाना नहीं चाहता। जब इच्छा होगी चला जाएगा। वह अपनी इच्छा अनुसार रहने को स्वतंत्र है, मुक्त है, मतलब उसकी इच्छा होगी तब वो वहां से जाएगा। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। अनगढ़ यानी टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़, और बांझ भूमि यानी बंजर भूमि, और रीवा एक कांटेदार पेड़, मतलब विशेष प्रकार का एक कांटेदार पेड़ है रीवा। ठीक है, तो कवि यहाँ पर कहता है कि कवि की आंखों के सामने जो चित्रकूट की बेडोल, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, ये भूमि भी उपजाऊ नहीं है। यहाँ किसी नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार देखने में कुरूप पेड़ जरूर है, मतलब आसपास का बता रहा है, जिसमें न तो हरियाली है, न बैठकर गर्मी मिटाने योग्य छाया है, और न ही देखने में वे मन को आराम पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पर कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियों का वर्णन किया है, और कवि ने चित्रकूट की भूमि को बांझ क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि वहां पर कोई फसल नहीं उगती है, केवल वहां पर तो कुछ उबड़ खाबड़ झाड़ जंकार है, बांस की जैसे खड़े हुए हैं। आगे देखिए, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है, सुग्गे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता। उठता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं, चुप्पे चुप्पे। अब देखिए कविता के अंत में सुग्गा यहाँ पर तोते के लिए कहा गया है, और चुप्पे चुपके यानी चुपके चुपके, वनस्थली यानी जंगल होता है। ठीक है, तो पोखर के किनारे से जो तोते की टें टें की बार बार आती हुई आवाज सुनाई दे रही है, यह आवाज कानों में मीठा मीठा रस टपका रही है। कवि वहीं बैठा है ना खेत की मेड़ पर। दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े की टिरंटो टिरंटो ध्वनि सुनाई दे रही है। दूर से आती हुई इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना प्रेम मग्न हो उठता है कि उसका मन करता है कि वह पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाए, अपनी संगिनी के पास जा रहे सारस के साथ उड़कर वहां पहुंच जाए और प्रेमालाप करते हुए सारस के जोड़े को प्रेम भरी बातें चुपके से सुने। ऐसा कवि का मन करता है कि मैं भी सारस के साथ उड़ जाऊं, और जहाँ इसकी प्रेम संगिनी बैठी है वहां जाकर ये सारस प्रेम भरी बातें करेगा, तो मैं इनकी बातें चुपके चुपके सुनूं। वनस्थली का हृदय चीरता, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जंगल को पूरी तरह गूंजाता हुआ, मतलब इतनी आवाज ऐसी आ रही है कि पूरा जंगल गूंजायमान हो रहा है। ये आपकी कविता यही समाप्त होती है। इस कविता को आपको पूरी कविता को मतलब एक साथ ही व्याख्या लिखनी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप इसका क्वेश्चन,
इस विजन में अधिक के पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। तो देखिए, इन पंक्तियों में नगर का जो कल्चर है, मतलब नगर की जो संस्कृति की जो व्यावसायिकता है, उस पर कवि ने अपना क्रोध प्रकट किया है। और उसके अनुसार नगर के लोग, मतलब शहरों के लोग जो होते हैं, वो अपने व्यापार, बिजनेस, इसको महत्व देते हैं। व्यापारिक मनोवृत्ति वाले होते हैं, मतलब मनी माइंडेड होते हैं। व्यक्ति हर वस्तु को प्रॉफिट लॉस से कंपेयर करता है। शहरों में वे प्रेम और सौंदर्य से बहुत दूर है, वे प्रकृति से भी कट चुके हैं। कवि इसे नगरीय संस्कृति का दुर्भाग्य मानता है कि ऐसी संस्कृति नगरों में नहीं है, गांवों में है। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। तो सयानी कहकर कवि चाहता है कि उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, मतलब अब उसका पूरा विकास हो चुका है, मतलब सरसों पक गई है, कटने को तैयार है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। तो अलसी को इसमें एक अल्हड़, मतलब ना समझ नहीं का बताया है। उसकी कमर लचीली है, शरीर पतला है, स्वभाव से जिद्दी है। उसने अपने सिर पर नीले फूल धारण किए हुए, मानो वह सबको प्रेम का खुला निमंत्रण दे रही है और कहती है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना लूंगी। ऐसा अलसी के मनोभावों को व्यक्त किया है इस कविता में। अलसी को हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए, एक तो वह पतली देह के साथ साथ बार बार झूमती झुकती है और फिर से खड़ी हो जाती है, और दूसरा वह चने के खेत में हठपूर्वक अपने आप उग गई है, इसलिए उसे हठीली विशेषण दिया गया है। चांदी का बड़ा सा गोल खंबा पे कवि की किस छोटी कल्पना का आभास मिलता है। तो इसमें जो तालाब, छोटा सा जो तालाब है, उसके पानी में सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे चांदी का बड़ा गोल खंबा हो। और रंग, चमक और रूप का समानता के कारण इस कल्पना में कवि के सूक्ष्म ज्ञान का आभास होता है। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो देखिए, हरे चने का, हरा चना आकार में ठीकना है, उसके सिर पर गुलाबी रंग के फूल उग आएंगे, मतलब हरे चने, जो हरे चने अपन खाते ना लील में, उसके बारे में। वह फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध रखी हो। इस प्रकार आज वह दूल्हे के रूप में सजकर तैयार खड़े हैं। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो यह तो आपको कविता में पंक्तियों में ढूंढकर बताना होगा, लेकिन वैसे इस पूरी कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। एक तो जहाँ ठिंगने चने के बारे में बताया, वहाँ मानवीकरण किया, और हठीली अलसी के बारे में बताया, वहाँ मानवीकरण किया, और सयानी सरसों के बारे में बताया, वहाँ मानवीकरण किया, और फाग गाता मास फागुन, वहाँ मानवीकरण बताया, और पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, वहाँ मानवीकरण किया है। इन जगहों पर कवि ने मानवीकरण किया है। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो इसकी वो वाली पंक्तियां हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कब ऊंची ऊंची पहाड़ियां से लेकर टे 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 तक, इसकी पंक्तियां है, जो आप आगे कविता में ढूंढ लीजिएगा। ये आप भले ही कॉपी में मत करिए, और ये 7 वाला भी मत करिए, लेकिन किताब में जरूर लिख लीजिए। किताब में टिक कर लीजिएगा ये कविता में ये पंक्तियां कहाँ पर है, 7 और 8 आप इसे बुक में ही टिक कर लीजिए। बाकी 6 तक आपको कॉपी में लिखना है।
देखिए रचना और अभिव्यक्ति इनको भी करना है, आपको बुक में ही करना है इन्हें भी, लेकिन करना जरूरी है। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का एक खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली मतलब इस प्रकार के तरीके का प्रयोग कब और क्यों करते हैं? तो हम इस प्रकार के तरीके का प्रयोग तब करते हैं जब हमें अधिक आश्चर्य होता है, या निंदा, या मतलब किसी की निंदा करनी होती है, या अति, किसी चीज की अति को दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम किसी भी भाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं, मतलब प्रभावित हो जाते हैं, तो कई उस शब्द भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। तब हम शब्दों की लाचारी बताने के लिए यह कह देते कि उसकी तो बात ही मत पूछो। तब हम इस प्रकार के उक्तियों का प्रयोग करते हैं। काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है? तो देखिए हमारी दृष्टि में ऐसी चिड़िया महाधूर्त मतलब चालाक, स्वार्थी, आक्रामक, क्रोधी व्यक्तित्व की प्रतीक हो सकती है। यह अपनी मतलब तिरछी नजरों से अपने शिकार पर दृष्टि रखती है और अवसर पाते ही उस पर झपट्टा मारकर निगल लेती। तो ऐसी चालाक धूर्त चिड़िया हमारी दृष्टि में इस व्यक्तित्व का प्रतीक है। अब भाषा अध्ययन को देखिए आप, ये भी आपको करना है। बीते के बराबर, ठिंगना, मुरेठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द है, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ी है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाइए। तो ये आप स्वयं ढूंढ लेंगे ऐसे ही, मतलब जो मतलब कविता में और अधिक चार चांद लगा दिए ऐसे शब्दों ने, जैसे मेड़, हटीली, सयानी, ब्याह, पोखर, चट, सुग्गा, सुगुल जोड़ी, इस प्रकार के शब्द आप ही ढूंढ लीजिए। कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। मुहावरे आपको निश्चित कॉपी में करने हैं। मुहावरे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो फर्स्ट मुहावरा है, मैं आपको मुंह वर्बली बोल देती हूँ, आप उतार लीजिए। पहला मुहावरा है बीता भर। ये कविता के अंदर गया है, बीता भर यानी छोटा सा। इसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे। दूसरा मुहावरा है सिर पर चढ़ना। दूसरा मुहावरा है सिर पर चढ़ना यानी अधिक छूट देना। थर्ड है हृदय का दान देना यानी समर्पित होना। अगला है सयानी होना यानी विवाह योग्य होना या समझदार हो जाना। हाथ पीले करना यानी शादी करना। हृदय चीरना यानी दिल को बहुत दुख पहुंचाना। ये मैंने आपको 6 मुहावरे बोल के बताया जो इस पूरी कविता के अंदर गए हैं और इनके अर्थ भी बताए। अब इनका वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करेंगे अपनी कॉपी में। ये वाक्यों में प्रयोग मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये खुद आप अपने आप करेंगे। अब देखिए आपके इसमें एक ये कविता है जो देहात का दृश्य, मतलब देहात यानी गांव, गांवों का दृश्य है। और ये कविता है अरहर कल्लों से भरी हुई फलियों से झुकती जाती है, उस शोभा सागर में कमला ही कमला बस लहराती है। सरसों दानों की लड़ियों से दोहरी सी होती जाती है और भूषण का भार संभाल नहीं सकती है, कटी बल खाती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ये है अरहर मतलब एक दाल का नाम है, उसकी फलियां पौधों पर लद गई है और सरसों के पौधे अपने दानों के भार से झुके हुए हैं। हिरन खुरी के फूल खिल गए हैं और गेहूं के पौधे विकसित हो गए हैं और मटर बेली पर भंवरे मंडराने लगे हैं।
और चने के घने झाड़ सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तालाबों के ढलवा किनारों पर घास के झूर उग आए हैं और उनमें कुछ बेलें भी लहराने लगी है। मूली, गाजर, आलू, शकरकंदी जैसे अलसी के पौधे पर नीले फूल खिले हुए हैं, उन पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सोए के पौधे पर तितलियां सोई है, उसकी सुगंध की मादकता से सभी खुश हैं। वैसे ये दृश्य आपको कॉपी में कहीं भी नहीं करना है, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बता दिया इसका संक्षिप्त में इसका अर्थ, बाकी आपको कहीं भी नहीं करना है। इसमें यहाँ पर हिरणखुरी का मतलब होता है बरसाती लता, लता यानी बेल, और भीटा, भीटा मतलब होता है टीले के शक्ल की जमीन। तो ये कविता को आपको करने की आवश्यकता नहीं है अपनी कॉपी में, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही बता दी है कि आपकी बुक में दी है तो इसको मतलब संक्षिप्त में बता दिया है। इसको अपनी कॉपी में करने का कोई औचित्य नहीं है। ये देहात का दृश्य कविता को आप सिर्फ इसे ऐसे ही पढ़ लीजिए और इसका अर्थ समझ लीजिए। इसमें ये पूरी कविता मतलब पूरी दे रखी है, आप इसे पूरी पढ़ लीजिए और इसके भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। और देखिए इस कविता में इन पंक्तियों में कवि ने किस किस का मानवीकरण किया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक तो अरहर का मानवीकरण किया है, सरसों का किया है, गेहूं का किया है, मटर बेली का मानवीकरण किया है और चने का मानवीकरण किया है और बेली का मानवीकरण किया है। ये आप लिखिए मत, भले ही यहाँ बुक पे ही लिख के रख लीजिए। और इस कविता को पढ़कर आपको किस मौसम का स्मरण हो आता है, तो इस कविता को पढ़कर शीतकाल और बसंत ऋतु के बीच में जो शिशिर ऋतु के मौसम की याद ताजा हो आती है। यहाँ पे आप लिख दीजिए शिशिर ऋतु। मधुकर और तितली अपना सूझबूझ कहाँ और क्यों खो बैठती है, तो वे दोनों अलसी के नीले फूलों पर अपनी सूझबूझ खो बैठती है। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही पढ़नी है। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है और इसकी ये शब्द संपदा है जो ये आप स्वयं लर्न कर लीजिएगा, बुक में दे रखी है ये भी। और ये यह भी जाने इसमें मानवीकरण किसे कहते हैं ये उसकी परिभाषा दे रखी है, आप इसे लर्न जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इसे आपको अपनी कॉपी में पूरा व्यवस्थित तरीके से करना